नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 12वां अध्याय। अभी रामानाथ मुंह ही हाथ धो रहा था कि देवी दिन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों होता है? तुम्हें तो बड़ी कठिन लगती होगी। रमानाथ, पहले लगती थी, अब ना मालूम होती है। जिस दिन ये प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को सवा से लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हजारी हमारी मरे, पराई के मरने से हमें का सुख। तुम्हारे बाल बच्चे हैं भैया? रमानाथ ने इस भाव से कहा मानो है पर ना होने के बराबर। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती? ना। तुमने ना लिखी? 3 महीने से कोई चिट्ठी नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक कोई ठिकाना न लग जाए तब तक क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना ही तो लिख दो ना कि मैं कुशल हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। अरे तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमानाथ ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी बार इच्छा हुई थी कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों पर आकर रुक जाती। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया और बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर जरूर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी और तुम कहते होंगे अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, या गहने की जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमानाथ ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी ही बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह में मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ाया है? रमानाथ को रोमांच हुआ, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की नजर बचाकर निकल जाना चाहता था, लेकिन इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो, गबन के हजारों हो, हर साल मुकदमे होते हैं। तहकीकात हो जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं ही देख चुका हूँ। औरत मुंह से यही कहती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हुई, जेल में ही मर गए। एक तीसरे पंडित जी अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है भैया। मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था। ताकती थी मानो कलेजे पर तीर चला देती है। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी। मिजाज बढ़ा हुआ था, प्रेम का नशा था। अपनी आमंदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूलों के हार लाता तो कभी मिठाई, कभी अतर फुले। शहर का हल्का शाम का हल्का था, जमाना अच्छा था। दुकानदारों से जो चीज मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ ना पूछो, लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया, फिर कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, फिर भी गहनों से उसका पेट ना भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, कल उसी को तुड़वाकर दूसरी चीज। यही दौर चल रहा है। एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं क्यों ना किसी से एक खत लिखवा कर भेज दूं? रमानाथ ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं दादा दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दिन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस का है। मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता है। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटाया कि उस पर ताकने का हिम्मत ही नहीं हुआ। तो फिर एक काम करो ना, तुम उसको चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? देखना चाहिए, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमानाथ को भ्रम हुआ,
शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका तो मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा तो तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ। सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, ऐसे गांव जाकर रहूं जहाँ पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दिन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में चिंता ना करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है। यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं। तुम अपने को बचाए रखो, देखो भगवान क्या करते। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट का पानी ना पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दिन ने कहा, अच्छा भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमानाथ ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा, लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों का क्या मतलब। देवी दिन, भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली, चाहे कोई सगुन। बुढ़िया भिक्षा लेकर आएगी, उसे देखते ही कहूंगा, माता तेरे पुत्र को प्रदेश में जाने का बड़ा सा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है। इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। रमानाथ की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेगी। क्यों बाबा, वह कहाँ गए, अच्छी तरह है ना, कब तक घर आएंगे, और अनेकों प्रश्न तो है ना। सलाह, कहाँ जाएंगे, कष्ट होगा। माद की स्नान भी तो करूंगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं सब वहाँ सब रगढग देख लूंगा। अगर देखा कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना, कोई खटका मालूम हुआ तो मेरे साथ लौट आना। रमानाथ, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूं कभी ना जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो। सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है मुझसे, कहो मैं प्रयागराज के थाने में जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से देख ले, मुंह छुड़वा लूं। मैं, ऐसी बात है कोई भला, सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं। रमानाथ ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह प्रश्न आ खड़ा हुआ जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मल कर दिया। बूढ़ा शेखीबाजी में नहीं है, वह मुंह जो से जो कहता है पूरा कर दिखाता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दिन के साथ घर चला जाऊं। यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा आकर कहेंगे, हाँ आ गया, आ तो गया, वह रोती हुई द्वार पर चली आएंगी। उसी वक्त पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमानाथ ने मन ही मन यह वाक्य सोच लिया। देवी दिन, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना। तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। मंजूर। एक बात और है। क्या। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। अरे बन जाएंगे भैया, मैं घर पहुंचकर तुम्हें रुपए दिलवा दूंगा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझे को ही देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इसमें कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए उन्हें मैं उम्र भर ना भूलूंगा। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना किसी से नहीं। और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो। दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दिन, तब तो ये बुढ़िया ढहा के मारी जल मरेगी, मानेगी ही नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर चुड़ैल से कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई। हाँ पक्की। दुकान खुले तो चले, कपड़े लाएं, आज ही सिलने को दे दें। देवी दिन के चले जाने के बाद रमानाथ बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई, विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था, उनसे फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने न देता। उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। सपने में उसकी जालपाभिमान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दिन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार चलें। क्या 10 बजे गए? 10 नहीं, 11 का अमल होगा। रमानाथ चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर खड़ा हो गया। क्यों भैया, क्या कर रहे हो? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा।
मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ ना, कोई कुछ ना कहेगा, इसका मेरा जिम्मा। तुम्हारी जान क्यों निकलती है? देवी दिन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमानाथ जाने को राजी ना हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने को न पड़ती। वह सोचता, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दिन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, यह आवश्यक नहीं, पर वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे, यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा। जाएगी तो मेरी सिर, यहीं कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। लेकिन देवी दिन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमानाथ घर टहल रहा था। बोला, कुछ खबर है? क्या बज गए? बाहर का 12 बज रहे हैं। आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दिया? बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इसमें जौन सा पसंद करो ले लो। यह कहकर देवी दिन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम कोई कपड़ा ना था। रमानाथ ने नमूनों को उलट पुलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों ला दिए दादा? सस्ते ना थे? सस्ते थे, मुदा मुलायती थे। और तुम मुलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं जानता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। बड़े नियम के पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई, उसकी बुझी आंखें चमक उठी। जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने का धिक्कार है। 2 जवान बेटे इस सुदेशी के भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम क्या कहो। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर सबको फेर लेते। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की, सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे, अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ, पर वह अपनी जगह से ना हिले। भीड़ लग गई, गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे। दोनों चट्टान की तरह डटे रहे। आखिर जब कुछ ना बना तो सब ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों भी डंडे खाते रहे, पर जगह से ना हिले। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया 20 को भगा देते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है। सिर तक ना उठाया। अंत में छोटा भी गिर पड़ा। दोनों को उठाकर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसी रात दोनों परलोक सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था मेरी छाती गज भर की हो गई, पाँव जमीन पर ना पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले ना उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। रमानाथ ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो। वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शन से मेरी आंखें पवित्र हो गई। रमानाथ के मुख पर उदासी छाई थी। बोला, दादा मैं घर ना जाऊंगा। क्यों, क्या बात हुई? कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मुझे तो डूब मरना चाहिए। कहते कहते वह रो पड़ा। एक वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल की छींटे पाकर सचेत हो गई। संयत विस्मृति ने उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखनी माता अपने बालक को इसलिए जगाने से डरती हो कि वह तुरंत कहीं खाने को ना मांगने लगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमानाथ पुस्तकालय से लौट रहा था। मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो यही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, मगर कुछ ना कर पाए। अब याद आया रमानाथ को कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता। अब मालूम हुआ कि क्या बात थी। रमानाथ का इनमें से किसी से भी परिचय नहीं था। वह उसे नक्शे को देखना चाहता था, इसलिए उत्सुकता छिपा ना पाया और उनसे पूछ ही लिया, आपके पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे के बारे में पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या क्या करोगे, अच्छे अच्छे गोते खा गए हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते, कौन जाने यही बेचारे हल कर दे। शायद उसने यह व्यंग से कहा था। जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमानाथ को नक्शा दिखाया। रमानाथ को तुरंत याद आ गया कि यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ। युवक ने चुटकी ली, अरे आपने तो हल कर लिया होगा।
जी नहीं, दूसरे ने कहा, एक क्षण किए लेते हैं। तीसरा, जरा एक दो चालें तो बताइए। रमानाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं जानता, किंतु मैं इसे हल कर लूंगा, यह जरूर जानता हूँ, क्योंकि यह रक्षा मैंने पहले भी एक बार हल किया है। जरा कागज पेंसिल दीजिए, नकल कर लूं। युवकों को अविश्वास कुछ कम हुआ। रमानाथ को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शे की नकल कर ली और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना है? युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमानाथ ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह हल ही भी सूझ गया। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर ना होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से मानो छुट्टी पा जाता है। रमानाथ आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्कों की बाजियां खेली थी, यह सब नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसके सामने बिजली सी कौंध गई। राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसने यह हल भी किया था। हाँ ठीक है, नकल भी कर लाया था। उसे एक एक चाल याद आ गई और उसने नक्शा हल कर दिया। देवी दिन अभी आग सुलगा रहा था कि रमानाथ प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? हाँ, जानता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे मालूम ना हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों में से बातें करता है, मगर हिम्मत का धनी है। 2 बार जेल से आया है। रमानाथ, आज जरा वहां तक जाओगे? क्यों, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं न जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? दूर नहीं, फिर क्या बात है? देवी दिन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वक्त दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया हुआ खाता हूँ तो हुक्म तो बजाना ही ना पड़ेगा। रमानाथ, दादा तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। मैंने वह शतरंज का नक्शा हल कर दिया। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही वह है कि नहीं तो मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे तो लाचार होकर मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दिन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमानाथ ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? नहीं, डाक से क्या भेजोगे? सादा लिफाफा इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत असफल हो जाएगी। रजिस्ट्री कराओ तो कल परसों पहुंचेगा। कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपया हजम कर ले। रमानाथ ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं जाने न दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन का है, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने की बात पहले से क्यों रोटना पीटना? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट हो जाएगी? नहीं, 10 बजे के बाद जाना, क्या हर्ज है? तब तक कोई दूसरा काम आ जाएगा तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौटता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। कहते हुए देवी दिन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमानाथ से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजदूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तरती आते ही बोली, कहाँ गई? जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमानाथ ने टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, कहाँ गए हैं? मुझे नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने बुजुर्ग को सिर का टोकरा उतरवाकर जमीन पर बैठकर टूटी हुई पंखिया से झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या, मैं मरमर कमाऊं और ये बैठे बैठे उड़ाएं। रमानाथ जानता था कि देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई है। या राम जाने खाते हो कि नहीं, मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि कौन जाने आगे क्या है। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराई भी अपने हो जाएंगे। और कहते हुए उसने मजदूर को पैसे दे दिए। बुढ़िया छाबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल उसके दर उसे याद था। रमानाथ से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों में छुट्टी पाकर उसने चिन्ह भरी और मोड़े पे बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू रस लेने के लिए नहीं, दिल जलाने के लिए पी रही थी। एक क्षण बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। पहर रात में चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ।
खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं। और जो कुछ कमाती हूँ और यह आदमी नशे में बर्बाद कर देता है। साथ कोठरी में छिपा कर रखूँ तब भी इसकी निगाह पहुंच जाती है। भाग में लड़कों का सुख भोगना बदाना था, तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं? अरे मांगे से तो मौत भी ना मिलती है। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चले जाते क्या? इसी सुदेसी के झगड़े में पड़कर मेरे लालू की जान ले ली। आकर खोटरी में भैया तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500 फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमानाथ ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दी है। लोग कहते थे कि यह जोड़ी माँ ब्राह्मण को दे दे। तुम्हें देख देख कर कलह को। मैंने कहा यह जोड़ी मेरे लालू की जिगर जोड़ी है, ये मेरे लाल है। अचानक ही बुढ़िया के प्रति रमानाथ के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हो गई।